शाम 7 बजे के सूत्रधार में देखेंगे मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर। हाईकोर्ट में लगातार 7वीं बार टली प्रमोशन में आरक्षण केस की सुनवाई। कोर्ट को रास नहीं आया सरकार का प्रमोशन फॉर्मूला। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मांगा था आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व का विभागवार डेटा। सरकार ने पेश की ऑडिट रिपोर्ट, लेकिन नहीं बनी बात। अब 12 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरों का सबसे सटीक, सबसे खास, पावर पैक्ड न्यूज बुलेटिन सूत्रधार, और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मशहूर शायर अल्लामा इकबाल की ये पंक्तियां मध्य प्रदेश के 4 लाख से ज्यादा सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का दर्द बयां कर रही हैं। एक तो बड़ी मुश्किल से करीब 10 साल बाद जून के महीने में सूबे में प्रमोशन यानी पदोन्नति की राह खुली थी, लेकिन जुलाई आते आते सरकार की नई प्रमोशन पॉलिसी का विरोध तेज हो गया और इस पॉलिसी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लग गई। और अब अक्टूबर भी बीतने को है, लेकिन कोर्ट से कोई ठोस फैसला नहीं आ सका है। ताज़ा सुनवाई आज ही यानी 28 अक्टूबर को हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला, यानी प्रमोशन पर लीगल होल्ड अभी भी बरकरार है। ताज़ा सुनवाई में सरकार ने कोर्ट के आदेश के मुताबिक सरकारी विभागों में आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व का डेटा सील बंद लिफाफे में पेश किया, लेकिन कोर्ट को सरकारी फॉर्मूला जरा भी पसंद नहीं आया और चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिविजनल बेंच ने सरकार के कैलकुलेशन पर सख्त आपत्ति जताई और अगली सुनवाई 12 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी। इस तरह अब तक 7 बार प्रमोशन में आरक्षण केस की सुनवाई टल चुकी है, जिससे सीधे तौर पर सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आखिर आज की सुनवाई में क्या हुआ, अब किस दिशा में जाएगा ये केस और अब तक क्या क्या हो चुका है, बता रहे हैं जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी। आपने का आरक्षण की हमने तो व्यवस्था बनाई थी प्रमोशन के मामले में, लेकिन कुछ लोग कोर्ट में चले गए। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल फैसला होगा, लेकिन सबका प्रमोशन होके रहेगा, कोई पीछे रहने वाला नहीं। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार सूबे के 4 लाख से ज्यादा सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के हितों को लेकर बेहद गंभीर है। ऐसा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अक्सर दावा भी करते हैं। उनका कहना है कि सरकार ने लंबे अरसे बाद प्रमोशन की राह खोल दी थी, लेकिन कुछ लोग पदोन्नति नीति के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए और कोर्ट ने प्रमोशन पर होल्ड लगा दिया, जो आज तक बरकरार है। वैसे 28 अक्टूबर की सुनवाई से अधिकारी कर्मचारियों को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन सारी उम्मीदें फिर से चकनाचूर हो गईं, क्योंकि कोर्ट ने सुनवाई फिर से आगे बढ़ा दी। कोर्ट रूम में बहस की शुरुआत उस आदेश से हुई जिसमें कोर्ट ने सरकार से आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व का विभागवार डेटा मांगा था। सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट CS वैद्यनाथन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह ने कोर्ट में हाजिर होकर पक्ष रखा। इस दौरान सरकार ने सील बंद लिफाफे में विभागवार ऑडिट रिपोर्ट पेश की, जिस पर चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने कड़ी आपत्ति जताई। यानी कोर्ट को सरकार का फॉर्मूला जरा भी पसंद नहीं आया। कोर्ट ने मिसाल देकर कहा कि अगर किसी विभाग में कुल 154 पद हैं, जिनमें अनुसूचित जनजाति यानी ST वर्ग के लिए 27 सीटें आरक्षित हैं, तो पहले ये देखा जाना चाहिए कि उस विभाग में पहले से कितने ST कर्मचारी कार्यरत हैं। अगर 7 कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं तो कुल 27 सीटों में से 7 सीटों को घटाकर डाटा कैलकुलेट करना चाहिए, वरना आरक्षण का अनुपात असंतुलित माना जाएगा। कुल मिलाकर कोर्ट ने 2 टूक कहा कि सरकार को अपने सर्वे और ऑडिट में सही कैलकुलेशन फॉर्मूला अपनाना होगा। साथ ही निर्देश दिए कि सभी विभागों का एकीकृत यानी कंसोलिडेटेड चार्ट तैयार कर कोर्ट में पेश किया जाए। सरकार को कंसोलिडेटेड चार्ट में ये बताना होगा कि हर विभाग में आरक्षित वर्ग का मौजूदा प्रतिनिधित्व कितना है। साथ ही हिदायत भी दी गई कि ये काम सिर्फ डाटा कलेक्शन पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि सही नियमों पर आधारित गणना होनी चाहिए। दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेश कौशिक ने पैरवी की।
उन्होंने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार फैसले का हवाला देकर कहा, आज की शुरुआत जो है उसी पिछली बार की हियरिंग के कंटिन्यूएशन में हुई। उन्होंने शुरुआत में ही कुछ डाटा दिया। उन्होंने कहा कि हमने रूल 5 की एक्सरसाइज की है, डाटा कलेक्ट किया है, तो हम कोर्ट को दिखाना चाहते हैं। तो कोर्ट ने वो देखा, जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो डाटा था, कोर्ट ने सरसरी तौर पे देखा कि उस डिपार्टमेंट में आज के दिन जितनी भी पोस्ट हैं वो सारी रिजर्व कैटेगरी से ही ऑक्युपाइड हैं। जनरल कैटेगरी का उसमें कोई कैंडिडेट है ही नहीं। और उसके बेसिस पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स का जो इन्होंने हवाला दिया, उसमें इन्होंने जो जस्टिफाई करने की कोशिश की कि हम इसमें रिजर्वेशन पूरा 20% और 16% के हिसाब से देना चाहते हैं। तो कोर्ट ने क्वेश्चन किया कि भाई अगर आप 20% और 16% के हिसाब से देना चाहते हैं तो ये जो ऑलरेडी ऑक्युपाइड हैं, जो पोस्ट ऑलरेडी ऑक्युपाइड हैं, उनका क्या करना चाहते हैं। तो उसके बारे में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया जो ऑफिशियल वहाँ पे डाटा प्रोड्यूस कर रहा था और बहस में असिस्ट कर रहा था स्टेट को। तो कोर्ट ने फिर आगे एक बार टिप्पणी की कि अगर ये बात समझी जाए तो जहाँ तक एडिकेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, तो इसमें तो सारी पोस्टें रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स ने ऑक्युपाई की हुई हैं, तो उनकी एडिकेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन तो ऑलरेडी है। इन एडिकेसी किस बेसिस पे बोलते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि हमारा प्राइमा फेशियाई व्यू है कि आप लोगों को इस एक्सरसाइज को दोबारा से देखना पड़ेगा। हो सकता है हम गलत हैं, लेकिन हमने जो देखा है प्रथम दृश्य, उसके हिसाब से आप इसके ऊपर दोबारा से वर्किंग कीजिए और कोर्ट को समझाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है कि एडिकेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई फिर उसके बाद करेंगे। कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। नौकरी में आरक्षण मिलना अलग बात है, लेकिन प्रमोशन में आरक्षण देना समान अवसर के अधिकार यानी अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है। एडवोकेट कौशिक ने यह भी कहा कि सरकार ने नियम 5 के तहत विभागीय ऑडिट और प्रतिनिधित्व की गणना पूरी किए बिना ही नियम 6 के तहत आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया, जो नियमों और संविधान दोनों के विपरीत है। बहरहाल हाईकोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण केस की सुनवाई लगातार 7वीं बार आगे बढ़ी है। हमने प्रमोशन में आरक्षण केस की पूरी टाइमलाइन खंगाली तो पता चला कि 17 जून को मोहन कैबिनेट ने नई प्रमोशन पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी थी। 19 जून को मोहन सरकार ने नए नियम बनाकर अधिसूचना जारी कर दी, पॉलिसी लागू कर दी, लेकिन न सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका यानी SLP वापस ली, ना ही पुराने नियम से पदोन्नत हुए कर्मचारियों को डिमोट किया। 2 जुलाई को कर्मचारियों के संगठन सपाक्स ने 2025 की प्रमोशन पॉलिसी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगा दी। 7 जुलाई को चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की और अगली तारीख दे दी। 14 अगस्त को फिर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सरकार से तुलनात्मक चार्ट की मांग की। 9 सितंबर को याचिकाकर्ताओं ने क्रीमी लेयर और क्वांटिफाइबल डेटा पर अस्पष्टता का मुद्दा उठाया। 16 सितंबर को उम्मीद थी कि कोई न कोई ठोस फैसला आ जाएगा, लेकिन कोर्ट ने सरकार से फिर जवाब मांग लिया और अगली तारीख दे दी। 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हाजिर नहीं हुए, इसलिए सुनवाई 16 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई। 16 अक्टूबर को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन सरकार की कोई दलील नहीं चली। आखिरकार मामला 28 अक्टूबर तक के लिए टल गया और 28 अक्टूबर को सरकार ने हाई कोर्ट में विभागवार ऑडिट रिपोर्ट पेश की, मगर कोर्ट ने कैलकुलेशन पर आपत्ति जताई और केस की सुनवाई 12 नवंबर तक के लिए फिर टल गई। मंगलवार की सुनवाई में महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कोर्ट से जवाब देने के लिए फिर से समय मांग लिया, जिस पर सहमति जताकर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 12 नवंबर का वक्त दिया है, जिसमें सबसे पहले याचिकाकर्ता अपनी अंतिम बहस पूरी करेंगे, फिर ओबीसी वर्ग के हस्तक्षेप याचिकाकर्ता अधिवक्ताओं को पक्ष रखने का मौका मिलेगा। यानी अभी प्रमोशन पर लगा होल्ड हटा नहीं है, जिसे हटाने के लिए 28 सितंबर की पिछली सुनवाई में सरकार ने कोर्ट से निवेदन जरूर किया था, लेकिन कोर्ट ने ये कहकर होल्ड हटाने से इनकार कर दिया कि सरकार पहले विभागों में आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व का आंकड़ा साफ करे। जब तक सरकार नियम संगत आंकड़ा पेश नहीं करेगी, तब तक प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं होगा। और आज की सुनवाई में सरकार
कोर्ट की मांग के मुताबिक डेटा पेश नहीं कर पाई, जिस वजह से डेट एक बार फिर आगे बढ़ गई, जिससे साफ हो गया कि प्रमोशन में आरक्षण की राह में फंसा पेंच फिलहाल नहीं खुलने वाला। सरकार को अभी और कड़ी मशक्कत करने की जरूरत है। साथ ही सूबे के 4 लाख से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों को भी इंतजार करना पड़ेगा। तो जैसा आपने इस रिपोर्ट में याचिकाकर्ताओं के सीनियर एडवोकेट को सुना, नरेश कौशिक को आपने सुना, उन्होंने बताया कि कोर्ट रूम में सरकार की तरफ से सिर्फ यहाँ वहाँ की बातें की जा रही थी, कोई तथ्यपरक बात कोर्ट के सामने नहीं आई। जो डेटा सरकार ने मांगा था, सरकार से मांगा था हाई कोर्ट ने, सरकारी वकील ने वो डेटा ज़रूर दिया, लेकिन उस डेटा में हाई कोर्ट को गंभीर खामियां नज़र आईं और अब एक बार फिर से इस डेटा को दुरुस्त करने के लिए सरकार को समय दिया गया है। 12 नवंबर को मामले की सुनवाई फिर से होगी। ये इस मामले की 8वीं सुनवाई होगी और देखना होगा कि 8वीं सुनवाई कहाँ तक जाती है, इस केस को क्या दिशा देती है, ये तो 12 नवंबर को ही पता चलेगा। तब तक के लिए हमारे साथ आप बने रहिएगा। जो भी अपडेट होगा हम आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। तो मध्य प्रदेश के सूत्रधार में आज बस इतना ही। नई खबर के साथ कल फिर इसी समय इसी चैनल पर करते हैं मुलाकात। तब तक पढ़ते रहिए हमारी वेबसाइट www.daसूत्र.com और YouTube चैनल पर देखते रहिए हमारे वीडियोस। आखिर में देखिए देश और प्रदेश की बाकी खास खबरें और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शुभ रात्रि। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के नेताओं ने घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र का नाम बिहार का तेजस्वी प्रण दिया गया है। इसमें 20 महीने में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया है। इसके लिए 20 दिन में अधिनियम बनाया जाएगा। इसके अलावा 5 एक्सप्रेसवे बनाने की भी घोषणा की गई है। महागठबंधन के घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं, संविदा कर्मियों, पुराने पेंशनधारी, किसान और गरीब परिवारों के लिए भी कई वादे किए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा भी मौजूद थे। लेकिन मंच पर बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्वारू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम नदारत दिखे। केंद्र सरकार ने मंगलवार 28 अक्टूबर को 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि शर्तों को मंजूरी दे दी है। अब कमीशन बनेगा और वो अपनी सिफारिशें गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर देगा। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू हो सकता है। हालांकि पुराने ट्रेंड को देखते हुए सिफारिशों को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। यानी कर्मचारियों को 17-18 महीने का एरियर एक मुश्त या फिर किश्तों में मिलेगा। इससे 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवात मोन्था मंगलवार सुबह तूफान में बदल गया। इसका असर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल और उड़ीसा के जिलों में देखा जा रहा है। इन राज्यों में तेज हवा चल रही है। कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं। समुद्री तटों पर लहरें ऊंची उठ रही हैं। चारों राज्यों के तटीय इलाकों में 50,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। सोमवार मंगलवार को दक्षिण मध्य रेलवे जोन की कुल 120 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। इसके अलावा विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से सभी 32 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोविड-19 के दौरान जान गंवाने वाले प्राइवेट डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को सरकारी बीमा योजना का लाभ देने के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि अगर न्यायपालिका डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखेगी और उनके साथ खड़ी नहीं होगी तो समाज में हमें कभी माफ नहीं करेगा। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने कहा कि सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बीमा कंपनियां वैध दावों का भुगतान करें। उन्होंने कहा कि मान लेना गलत है कि प्राइवेट डॉक्टर सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। सर्जरी के बाद श्रेयस अय्यर की हालत में सुधार हो रहा है। वो जल्द ही पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे। जानकारी क्रिकेट वेबसाइट क्रिकबज़ ने एक रिपोर्ट में दी है। इसके पहले BCCI के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने बताया था कि श्रेयस को ICU से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। अस्पताल से उनके डिस्चार्ज होने में कुछ दिन और लग सकते हैं। श्रेयस के परिवार के सदस्य जल्दी सिडनी पहुंचेंगे ताकि उनके साथ रह सकें और रिकवरी के दौरान उनकी देखभाल कर सकें। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।